तो सबसे पहले बात करेंगे ये 3 डिपार्टमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो हमेशा आपने सोचना चाहिए व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आई एम डूइंग एंड हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। तो आपको क्या, आप क्या करने जा रहे हो? आप एग्जाम देने जा रहे हो एमपीएससी की, तो कुछ तो भी आपका गोल होगा, करियर प्रोस्पेक्ट आपके दिमाग में होगा, तो वो क्या आपका करियर कैसा रहेगा वो आपको अभी से सोचना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रिपरेशन कीजिए। तो मैं आपको 3 डिपार्टमेंट के बारे में उनकी हायरार्की बताऊंगा। तो हायरार्की ऑफ पोस्ट इन डब्ल्यूआरडी, पीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूसीडी। इरिगेशन डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और वाटर कंजर्वेशन, तीनों डिपार्टमेंट एक ही हायरार्की फॉलो होती है और इस प्रकार की होती है। उसमें सबसे लोवेस्ट जो पोजीशन रहेगी इंजीनियरिंग कैडर की वो जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट लोकल एग्जाम के थ्रू होता है, चीफ इंजीनियर ऑफिस उनकी रिक्रूटमेंट निकालता है, वो अभी अपने एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा नहीं है। जूनियर इंजीनियर 5 साल के बाद उनको राजपत्रित दर्जा दिया जाता है, उसे सेक्शनल इंजीनियर बोलते हैं। ये भी अभी अपना पार्ट नहीं है। अपना पार्ट स्टार्ट होता है असिस्टेंट ग्रेड इंजीनियर ग्रेड 2 और उसके बाद है डेप्यूटी इंजीनियर, जो एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा होगा, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर ग्रुप ए सर्विस। इनके लिए एक रिक्रूटमेंट है सिविल में, असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 2, इसके लिए रिक्रूटमेंट दी है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में, और सिविल में भी है। तो ये 2 पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, इनका क्या क्या होने वाला है। और बाद में पोस्ट आती है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिसकी रिक्रूटमेंट डायरेक्ट नहीं होती, वो प्रमोशन पे ही भरा जाता है। उसके ऊपर होते हैं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, उनके ऊपर होते हैं चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर हाईएस्ट पोस्ट इन द डब्ल्यूआरडी, पीडब्ल्यूडी एंड डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट। इनका भी प्रमोशन कभी कभी होता है, तो उस मिनिस्ट्री में बैठते हैं एज ए सेक्रेटरी, या कुछ महामंडल होते हैं। आपने सुना होगा महामंडल, वीआईडीसी वगैरह, विदर्भ इरिगेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन, उनके जो हेड रहते हैं उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलते हैं। चीफ इंजीनियर का प्रमोशन वहां पे होता है, तो वो सिर्फ सिविल के लिए होता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में वो पोस्ट नहीं है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बहुत बड़ी लेवल की पोस्ट है। आप कलेक्टर के साथ कंपेयर करोगे तो कलेक्टर के ऊपर रहता है कमिश्नर, कमिश्नर लेवल की ये पोस्ट होती है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। उसके बाद अपन अगर आप सिलेक्ट होते हो डब्ल्यूआरडी, पीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट, तो क्या क्या आपका करियर कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले जो आप अभी ये जेई के रिक्रूटमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे अपन, सबसे पहले ए2 के बारे में बात करेंगे। ए2 एमपीएससी एमईएस एग्जाम, पहले जो राजपत्रित तांत्रिक सेवा स्पर्धा परीक्षा, उसके पहले जो भी एग्जाम होती थी, ये पहली बार हो रही है, इसके पहले जो भी होती थी तो उसका नाम होता था एमईएससी, महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो एमपीएससी थ्रू ग्रुप बी की रिक्रूटमेंट होती है, तो वहां से जो भी पोस्ट भरी जाती थी असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 2 को ए2 बोलते हैं डिपार्टमेंट में। अगर रिक्रूटमेंट होता है तो आपको 5 या 7 साल के बाद प्रमोशन मिलकर आप डेप्यूटी इंजीनियर यानी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या ए1 लेवल, असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 1 लेवल पे जाते हो। 5 से 7 8 साल लगते हैं प्रमोशन के लिए। फिर डेप्यूटी इंजीनियर लेवल पे जाने के बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन सकते हो 10 से 12 साल में। उसके बाद सुपरिटेंडिंग इंजीनियर 6 से 7 साल में। उसके बाद चीफ इंजीनियर। ये डिपेंड करेंगे आपकी मेरिट लिस्ट में क्या पोजीशन है, आपकी सीनियरिटी क्या है। दूसरा एक एंट्री पॉइंट होती है ये तीनों डिपार्टमेंट में थ्रू एमपीएससी एमईएससी ग्रुप ए, जो अभी भी एडवर्टाइजमेंट दिया है ग्रुप ए सर्विसेज, वहां पे डायरेक्ट आप डेप्यूटी इंजीनियर पे रिक्रूट हो सकते हो। उनके बाद आप डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनोगे, उसके बाद सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बनोगे, उसके बाद चीफ इंजीनियर। तो यहाँ पे अगर आप ग्रुप ए में सिलेक्शन लेते हो तो थोड़ा फायदा मिल जाएगा, ये 7 8 साल आपके प्रमोशन के बच जाते हैं। यहाँ पे फैसिलिटीज भी ज्यादा मिलती है डायरेक्टली, और इनके प्रमोशन चीफ इंजीनियर तक पहुंचने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू ए2। ये डिफरेंस है 2 पोस्ट में। सैलरी का तो डिफरेंस रहेगा ही, मैं आपको वो भी बताऊंगा। अभी एडवर्टाइजमेंट आई एमपीएससी प्रीलिम्स की, उसमें 5 डिपार्टमेंट दिया। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आप में से मोस्ट ऑफ द people are from engineering background, so I have taken only WRD, WCD and PW department, that is engineering department। तो सबसे पहले ब्रांच वाइज भी बात करेंगे और डिपार्टमेंट वाइज भी। तो सबसे पहले ब्रांच की बात करेंगे, सिविल ब्रांच। सिविल ब्रांच में WRD में भी पोस्ट दी है, और वाटर कंजर्वेशन, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ऐसा डिपार्टमेंट का नाम दिया होगा एडवर्टाइजमेंट में। मराठी में एडवर्टाइजमेंट है, उसका नाम है मृद व जल संधारण विभाग। तो
और जल संपदा विभाग WRD, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को बोला जाता है मराठी में जल संपदा विभाग। पहले उसका नाम था इरिगेशन डिपार्टमेंट, पाटबंधारे विभाग। तो उसमें पोस्ट दी है, 3 पोस्ट दी है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ग्रुप ए, उसके लिए 20 पोस्ट दी है। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 1 ग्रुप ए 21 पोस्ट दी है। असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 2 ग्रुप बी, उनके लिए दी है 132 पोस्ट। उसके बाद ये डेप्यूटी इंजीनियर ही लेवल है, तीनों लेवल डेप्यूटी इंजीनियर है। ये सब डिवीजन के हेड रहते हैं, एक ऑफिस में एक ऑफिस रहता है, उसको सब डिवीजन बोला जाता है। वाटर कंजर्वेशन में उसका थोड़ा नाम अलग है, आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में, उसे उप विभागीय जल संधारण अधिकारी बोलते हैं। अगर आप डिपार्टमेंट में आओगे तो उसको डेप्यूटी इंजीनियर ही बोलोगे या सब डिविजनल इंजीनियर बोलोगे। उसमें भी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हो सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए, उसके 11 वैकेंसीज है। तो ऑलमोस्ट आपको क्लास 1 के 20 + 21 + 11 ऑलमोस्ट 32 वैकेंसीज ग्रुप ए की है। ग्रुप बी की आपको सिविल के लिए 132 है। उसके बाद आता है डिपार्टमेंट WRD, ही मैकेनिकल विंग होता है। मैकेनिकल विंग के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, इलेक्ट्रिकल विंग के भी बारे में WRD और PWD में पता नहीं है लोगों को। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा, यूट्यूब पे आप देख लेना कभी, मैकेनिकल वाले क्या करते हैं। तो मैकेनिकल में ये वैकेंसी 76 आई है AE2 के लिए। तो ये मैकेनिकल की एडवर्टाइजमेंट बहुत दिनों के बाद आती है, 7 साल के बाद। मैंने 2014 में MES की एग्जाम दी थी MPSC में, तो उसके बाद ये पहली एडवर्टाइजमेंट है। 76 वैकेंसीज है, इसके बाद भी अभी 4-5 साल आएगी नहीं, तो अभी फोकस करना है इसके ऊपर। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, ये PWD में भी। तो PWD में 48 वैकेंसीज है। इनकी भी एडवर्टाइजमेंट हर साल नहीं आती, 3-4 साल में आती है, तो भी इनका भी कम ही आता है। बाद में आपको एक क्वेश्चन हो सकता है कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ग्रुप ए और असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 1, ये 2 पोस्ट ग्रुप ए दिखाता है, नाम क्यों अलग है? जो टॉपर रहते हैं MPSC के मेरिट लिस्ट में, उनको AEE मिलता है, और उनके बाद वालों को AE1 मिलता है, और उनके बाद वालों को मेरिट लिस्ट में AE2 प्रेफरेंस पोस्ट मिलती है। तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का थोड़ा प्रमोशन फास्ट होता है एज कंपेयर टू असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 1। और AE2 और AE1 का तो आपको बता ही दिया मैंने, थोड़ा डिफरेंस रहेगा। पहले AE2 AE1 बनेगा, उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनेगा। ये हो गया आपका करियर, ऐसा रह सकता है आपका करियर प्रोस्पेक्ट इरिगेशन डिपार्टमेंट में। अभी इनको फैसिलिटीज क्या क्या मिलती है वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यानी आपको डिसीजन लेने में अच्छा रहेगा कि ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, एग्जाम प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं है, क्या फैसिलिटीज मिलती होगी। गवर्नमेंट में तो थोड़ा ऐसे ऑफिस दिखते हैं भंगार वाले, तो क्या वैसे ही होता है क्या? तो नहीं, वैसा नहीं होता। अच्छी फैसिलिटीज है, सैलरी भी अच्छी है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे सैलरी ऑफ ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट। आपको एडवर्टाइजमेंट में दिया होगा 7 पे स्केल से S20 लेवल में एंट्री होती है। गैजेटेड ग्रुप ए पोस्ट की क्लास 1 पोस्ट की होती है, AE1 AEE। तो उनका बेसिक सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 56,100 बेसिक। उसके ऊपर 31% DA पकड़ के चलिए, ये चेंज होते रहता है 6-6 महीने में DA। उसके बाद HRA, नागपुर सिटी का मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप अभी नागपुर से हो तो 18% HRA मिलता है नागपुर में, ये मिलेगा। ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलता है AE1 AEE के लिए 2000। गवर्नमेंट का पेंशन स्कीम में 14% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। तो ऑलमोस्ट 80,000 ग्रॉस सैलरी मिलेगी आपको, उसके 90% सैलरी आपके हाथ में मिलेगा। तो 68 to 70,000 आपको सैलरी इन हैंड मिलेंगी AE1 और AEE पोस्ट के लिए स्टार्टिंग। उसके बाद हर साल बेसिक के ऊपर 3% इंक्रीमेंट लगता है, वो अलग से रहेगा। डियरनेस अलाउंसेस 6-6 महीने के बाद बदलते रहता है, वो 5%, कभी 6%, कभी 4% बढ़ते जाता है। तो आपकी सैलरी हर साल 10% ऑलमोस्ट बढ़ते जाएगी, ऐसा समझ के चलिए। उसके बाद आपको ग्रुप ए पोस्ट में क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी। आप ग्रुप ए पोस्ट में हो तो उसमें आपको मिलेगा, सबसे पहले एक सब डिवीजन के हेड बन जाते हो आप। सब डिवीजन के हेड बन गए तो आपके लिए एक ऑफिस रहेगा। ऑफिस में सब इनके लिए कैबिन रहेगी अलग से। आपके नीचे 4-5 क्लर्क रहेंगे, एक सिपाही रहेगा, एक टाटा सुमो या बोलेरो लेवल की गाड़ी रहेगी, जीप महाराष्ट्र शासन नाम लिखा रहेगा। 3-4 आपके अंडर में डेप्यूटी AE2 रहेंगे या JE रहेंगे या सेक्शनल इंजीनियर्स रहेंगे, ऐसी फैसिलिटीज मिलती है। बाकी मेडिकल अलाउंसेस,
लीव ट्रैवल अलाउंसेस अलग ही बात है, वो एक्स्ट्रा चीजें मिलती ही रहती है। आप साइट पे जाते हो तो आपको नाश्ता जाने आने के लिए, नाश्ता करने के लिए भी पैसे अलग से मिलते हैं। तो सैलरी कुछ कम नहीं है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अच्छी सैलरी देता है। उसके बाद आप जब तक ज्वाइन नहीं होगे तब तक 8 पे कमीशन भी आ जाएगा 2026 में। उसके बाद ग्रुप बी की बात करते हैं। ग्रुप बी में आपको सैलरी, बेसिक सैलरी है जो एडवर्टाइजमेंट में दी है कि 41,800 आपका बेसिक रहेगा। सेम आपको डीआरएस अलाउंसेस रहेगा, एचआरए भी उसी टाइप का। टीए थोड़ा कम हो जाता है इस पोस्ट के लिए, डीसीपीएस 14%। तो ऑलमोस्ट इसकी 70,000 ग्रॉस सैलरी A2 पोस्ट के लिए बनती, और इन हैंड सैलरी 60,000 पर मंथ। आपको स्पेशल गाड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन आप डेप्यूटी इंजीनियर एडब्ल्यू की गाड़ी यूज कर सकते हो। आपको क्लर्क नहीं मिलेंगे, लेकिन जो सब डिवीजन में वो आपके साथ काम करेंगे या आपके अंडर में काम करेंगे। आपको भी सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट, कुछ सीआरटी वाला स्टाफ मिलता है, मैकेनिक, वेल्डर, फिटर, ड्राइवर वगैरह, ऐसे बहुत स्टाफ मिल जाता है। तो यहाँ पे भी अच्छी आपको कैबिन नहीं मिलेगी सेपरेट, लेकिन क्यूबिकल्स वगैरह बैठने के लिए वो ऑफिस टू ऑफिस डिफर करता है कहाँ पे आप बैठ रहे हो। तो और ये भी पोस्ट अच्छी है, ये भी गैजेटेड पोस्ट है, ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट बोला जाता है इसे। तो अभी बात करेंगे, अभी ये फैसिलिटीज के बारे में, प्रमोशन के बारे में, करियर कैसा रहेगा इसके बारे में हम बात कर लिए। तो अभी बात करेंगे एग्जाम के ऊपर, जो आज का अपना टॉपिक है, महाराष्ट्र गैजेटेड टेक्निकल सर्विस एग्जामिनेशन। इसकी एडवर्टाइजमेंट आई है, एडवर्टाइजमेंट में सब कुछ लिख के दिया, लेकिन अपन ओवरव्यू लेंगे और कैसे क्रैक करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें 2 पोस्ट दी है, एक ग्रुप ए की पोस्ट है महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। अभी भी नाम मेंस के लिए यही दिया है आपको, आप एडवर्टाइजमेंट में देखोगे तो उसमें आपको डेप्यूटी इंजीनियर एडब्ल्यू A1 पोस्ट, ग्रुप बी में A2 पोस्ट, ये सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए। यहाँ पे सिर्फ ये सिविल के लिए। एडवर्टाइजमेंट में आपको डिटेल में दिया है कि 3 टप्पे रहेंगे, परीक्षेचे टप्पे। मराठी में आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया। परीक्षेचे टप्पे, सबसे पहले प्रीलिम्स रहेगी बोल रहा है, प्रीलिम्स, और ये कंबाइन रहेंगे, संयुक्त 200 मार्क्स की प्रीलिम्स रहेगी। उसके बाद रहेगी मेन एग्जाम, जो रहेगी लेखी मुख्य परीक्षा। लेखी दिया लेकिन ऑप्शनल ही रहेंगे, टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे, स्वतंत्र, यानी हर ब्रांच के लिए अलग होगा, हर ब्रांच के लिए अलग रहेगा इसका मेंस का एग्जाम। मैकेनिकल के लिए अलग, सिविल के लिए अलग, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग, फॉरेस्ट के लिए अलग, एग्री के लिए अलग। उसके बाद मुलाकात 50 मार्क्स। सभी प्रीलिम्स का सिलेबस अलग है, मेंस का सिलेबस अलग है। सिर्फ ये यहाँ पे 5 डिपार्टमेंट एक साथ एग्जाम देंगे, कंबाइन एग्जाम देंगे, मेंस में अलग अलग रहेगी। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज अपन डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के बारे में ज्यादा। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहेगा, उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क्स के लिए, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स के लिए, और उसमें रहेगा 1 आवर का टाइम। सबसे डिसाइडिंग फैक्टर, सबसे क्रिटिकल पॉइंट होगा ये एग्जाम में, तो ये 1 आवर है, क्योंकि 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करना है, यानी ऑलमोस्ट 1 मिनट में 2 क्वेश्चन करना है। इसके ऊपर फोकस करना ही पड़ेगा। पैटर्न दिया है, प्रिलिमिनरी एग्जाम का पैटर्न दिया है, ये भी मैंने एमपीएससी की वेबसाइट से लिया हूँ, महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त परीक्षा। उसमें आपको परीक्षा का प्लान दिया है। तो क्या दिया है, प्रीलिम्स में 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 200 मार्क्स रहेंगे, और उसमें 3 पार्ट दिए, मराठी, इंग्लिश और सामान्य क्षमता चाचनी। मराठी, इंग्लिश, उसके बाद जनरल एबिलिटी टेस्ट। उनकी लेवल क्या है, मराठी 12th तक। मराठी आपने इंजीनियरिंग हो तो आपने बीई में मराठी पढ़े नहीं, इतना बात खास है। उसके बाद इंग्लिश डिग्री लेवल की, आपने इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, उसके बाद कुछ कम्युनिकेशन स्किल के सब्जेक्ट पढ़े होंगे। सामान्य क्षमता चाचनी, ये जनरल एबिलिटी टेस्ट है, ये इंजीनियर्स के लिए खास करके थोड़ा नया पड़ता है, इसलिए इसके ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मराठी अभी इंजीनियरिंग वाले, आपने 11th से लेकर इंजीनियरिंग होने तक की, कुछ लोगों ने एमटेक भी किया होगा, तो उन्होंने भी मराठी छोड़ दिया होगा। लेकिन बहुत लोग सोचते होंगे कि मेरी मदर टंग मराठी है तो मैं मराठी आसानी से कर लूंगा, मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, स्कूल का या कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, तो इंग्लिश भी मैं आसानी से कर लूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत गलतियां होती है। गलतियां यहाँ पे अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है निगेटिव मार्किंग।
नेगेटिव मार्किंग में आपके 25% मार्क, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन और आप गलत करते हो एक क्वेश्चन तो आपके 0.5 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। ये एक्चुअल में ये नेगेटिव मार्किंग कम है। बाकी एग्जाम्स में आप देखोगे यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज या गेट की एग्जाम में या कोई एमपीएससी सिविल सर्विसेज, यूपीएससी सिविल सर्विस में तो ये 1/3 रहता है, यानी वहां पे पेनल्टी ज्यादा होती है, यहाँ पे थोड़ी पेनल्टी कम है, तो ये थोड़ा अच्छा फैक्टर है आपके लिए। हाँ, इसके बाद है माध्यम, ये मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मराठी तो मराठी में सॉल्व करना है क्वेश्चंस, इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही रहेंगे, लेकिन ये सामान्य क्षमता चाचनी है, उसको आपको मीडियम 2 लैंग्वेज में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मराठी में भी दिया जाएगा, इंग्लिश में भी दिया जाएगा। मैंने 2014 में एमईएस का पेपर दिया था एमपीएससी, उसमें उस टाइम ऐसा प्रीलिम्स वगैरह नहीं था, प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग नहीं था मैकेनिकल के लिए, तो उसमें क्या था, पहला पेपर जनरल ऐसे ही था, 100 क्वेश्चन थे, और दूसरे पेपर में जैसा मेंस का सिलेबस वैसा था, तो सेम पैटर्न यही था वहां पे। जो पहला पेपर 1 था एमपीएससी मैकेनिकल एमईएस 2014, उसका वो पेपर चेक कर लीजिए, सेम पैटर्न मिलेगा। तो उस पैटर्न के आधार पे मैं एनालिसिस करता हूँ इस एग्जाम का, तो मुझे ध्यान में आता है कि ये मराठी में ये 3 पार्ट में दिए, तो इसके ऊपर 25 क्वेश्चन आएंगे मराठी के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर 25 क्वेश्चन। Sorry for interruption. You can share your slides as per, if you want to share your slide for the better understanding of the students. सर कोई इशू नहीं सर, सर अभी अभी कर तक सकते हो। हाँ नहीं, कोई इशू नहीं सर, वो तो बाकी तो हम स्टूडेंट के साथ शेयर कर देंगे, कोई इशू नहीं है। बट अभी इसके सामने जो एग्जाम का पैटर्न है ओके वो सर, ओके। स्टूडेंट कर नहीं, सकते हैं। मुझे याद ही नहीं है, मैं इधर ही शुरू कर नहीं दिया। नहीं, कोई इशू नहीं सर, स्टूडेंट के साथ हम लोग शेयर कर देंगे स्लाइड, कोई इशू ओके नहीं। ओके, एक बार मैं इनको दिखा देता हूँ। हाँ, कोई इशू नहीं। हाँ सॉरी फ्रेंड्स, मैं भूल गया था कि ये शेयर करना ही भूल गया। तो अभी आप अपन ने डिस्कस किए महाराष्ट्र गैजेटेड टेक्निकल सर्विसेज, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि अपन ने क्या क्या डिस्कस किया अभी तक। ये 3 डिपार्टमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ मैं, वाटर रिसोर्सेज, डब्ल्यूआरडी, पीडब्ल्यूडी, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। इसमें हायरार्की भी बताया था मैंने कि असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड बी, सुपरिटेंडिंग, उसके बाद AE1, उसके बाद सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, उसके बाद चीफ इंजीनियर। ये वैकेंसीज बताया मैंने सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए। नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसीज बताया, उसके बाद सैलरी बताया मैंने, ग्रुप ए पोस्ट के लिए कितनी होना चाहिए, ग्रुप बी पोस्ट के लिए कितनी होनी चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज, ये भी बताया मैंने। उसके बाद एग्जाम ग्रुप ए में कौन सी होती है, ग्रुप बी में कौन सी होती है। इसके बाद अभी जस्ट नाउ वी हैव टॉक अबाउट दिस परीक्षेचे टप्पे। ये आपने एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा, लेखी परीक्षा जो अभी प्रीलिम्स की बात करने वाली है वो कंबाइन है, तो उसका 200 मार्क्स का पेपर है, उसके बाद मेंस है, मेंस के बाद मुलाकात है यानी इंटरव्यू है। अगर आप प्रीलिम्स पास करते हो तो ही आप मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, मेंस में क्वालिफाई करते हो तो इंटरव्यू के लिए जाओगे आप। तो एक एक टप्पा आपको पार करना है। तो अभी डिस्कस कर रहे थे अपन प्रीलिम्स के ऊपर। प्रीलिम्स में 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस का पेपर रहेगा, उसमें 200 मार्क्स रहेंगे, उसमें एक ही ओवर रहेगा। हाँ, उसके बाद ये डिस्कस कर रहे थे कि अपना सिलेबस क्या है और एग्जाम का प्लान क्या है। प्रीलिम्स में क्या होने वाला है, प्रीलिम्स में 3 सिलेबस दिया है एमपीएससी ने, उसमें 3 सब कैटेगरीज दी, एक मराठी, इंग्लिश और जनरल एबिलिटी टेस्ट। 100 क्वेश्चंस आने वाले 200 मार्क्स के लिए। उनका पैटर्न देखिए, टफनेस लेवल देखिए, मराठी की टफनेस बोलता है कि 12वीं तक रहेगा। हाँ बराबर है, क्योंकि आपने 12वीं के ऊपर ही मराठी पढ़ी नहीं है। उसके बाद इंग्लिश है, आपने थोड़ी बहुत इंग्लिश इंजीनियरिंग में पढ़ा है, कम्युनिकेशन सब्जेक्ट वगैरह। उसके बाद सामान्य क्षमता चाचनी, ये आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए नया है, ये डिग्री लेवल का है, इसके ऊपर अपन ज्यादा फोकस करेंगे।
उसके बाद ये मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मराठी का पेपर आपको मराठी में ही क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश के इसमें इंग्लिश में ही क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन जनरल एबिलिटी का है, इसमें आपको दो ऑप्शन दिए, एक तो मराठी में भी क्वेश्चन आएंगे और दूसरे इंग्लिश में भी आएंगे। तो मेरे एनालिसिस से 2014 में एमईएस एमपीएससी का पेपर हुआ था, उसमें सेम पैटर्न था पेपर 1 में, तो उसके एनालिसिस देखते तो मराठी के ऊपर 25 क्वेश्चंस आने चाहिए और इंग्लिश के ऊपर 25, तो रह गए सामान्य क्षमता चाचनी के लिए 50 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बनना चाहिए, 50 क्वेश्चंस। तो इसके हिसाब से अपन को पढ़ाई करना पड़ेगा और उसके लिए दिया है सिर्फ एक ही आवर, ये एक आवर में 100 क्वेश्चन करना, ये बहुत चैलेंजिंग जॉब होने वाला है, तो उसके ऊपर आप डेफिनेटली फोकस कीजिए, उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा चीजें। सभी क्वेश्चंस आपके वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी मींस ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग है जो 1/4 है, बाकी एग्जाम के कंपेयर में इसमें नेगेटिव मार्किंग कम है। बाकी एग्जाम्स में यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, एमपीएससी सिविल सर्विसेज हो गया, गेट हो गया, उनमें 1/3 रहती है नेगेटिव मार्किंग, तो यहाँ पे थोड़ा एडवांटेज ले सकते हो आप नेगेटिव मार्किंग कम होने का। तो कैसे लेना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मेंस एग्जाम में क्या रहने वाला है, कंप्लीटली टेक्निकल पेपर रहने वाले, दो पेपर रहेंगे, आपने सिलेबस में देखा होगा, पैटर्न में भी देखा होगा, दो आवर्स के 200 मार्क्स के पेपर रहेंगे, उसका सिलेबस भी आया है एमपीएस की वेबसाइट पे। मेंस के बारे में अभी फिलहाल बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं बात करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपका जो जब तक प्रीलिम्स पास नहीं करते तब तक आप मेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और प्रीलिम्स आपकी कब है, 30 अप्रैल को है, 30 अप्रैल यानी ऑलमोस्ट आज से लेते हो तो 62 मंथ्स रह गए, तो 2 महीने में आपको ये पहले करना पड़ेगा प्रीलिम्स का। मेंस के लिए आपकी मेंस की एग्जाम है 1 अक्टूबर को आफ्टर प्रीलिम्स 5 मंथ्स है, ऑलमोस्ट 5 मंथ्स, तो आप मेंस का सिलेबस कवर कर सकते हो 5 महीने में, तो इसलिए आप अभी मेंस के ऊपर फोकस मत कीजिए। उसके बाद होता है इंटरव्यू, मेंस के बाद बहुत देर के बाद 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद इंटरव्यू का कॉल आएगा, तो इंटरव्यू में सिलेबस नहीं होता, 50 मार्क की इंटरव्यू होती है, वो डिपेंड करती है इंटरव्यूअर के ऊपर, इंटरव्यू पैनल के ऊपर, आपके ऊपर कि कैसे आप आंसर देते हो, कितने देर तक चलाते हो। तो 10 से 30 मिनट तक इंटरव्यू होगा, 50 मार्क। तो आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज की स्टडी करना पड़ता है, आपके डिस्ट्रिक्ट की स्टडी करना पड़ता है, आपका कॉलेज की सब्जेक्ट्स करना पड़ता है, तो जो भी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के ऊपर बनेगी, 450 में से आपका वो इसके ऊपर नहीं बनेगा, प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होंगे फाइनल स्कोर में, जो भी रैंक बनेगी उस इसके ऊपर बनेगी। और आपको मैं बता देता हूँ रैंक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब आप डिपार्टमेंट में एंट्री करते हो तो आपकी जो सीनियरिटी लिस्ट बनती है वो एमपीएससी के रैंक के हिसाब से बनती है। मेरी रैंक 9 थी 2014 में, उसके बाद कुछ लोग छोड़ के गए, कुछ आज के डेट में मेरी 4th रैंक है, तो मेरा प्रमोशन बहुत फास्ट हो गया। तो ऐसा प्रमोशन वगैरह में फायदे हो जाते हैं अगर रैंक आपकी अच्छी है तो, इसलिए रैंक के ऊपर भी फोकस करना है, लेकिन वो अभी का टॉपिक नहीं है, अभी का टॉपिक है आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स आपको अभी क्रैक करना है, वो स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो उसके बारे में बात करेंगे अभी प्रीलिम्स के बारे में से। एडवर्टाइजमेंट में दिया है कि एग्जाम सेंटर फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस विल बी औरंगाबाद, मुंबई, नागपुर एंड पुणे, 4 सेंटर पे एग्जाम रहेगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कि प्रिलिमिनरी एग्जाम इज जस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट, इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे फाइनल रिजल्ट में आपके, लेकिन ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसको पास किए क्वालिफाई किए बिना आप मेंस नहीं दे सकते। आपको ना प्रीलिम्स के मार्क्स बताए जाएंगे, ना वो नॉट कंसीडर फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट, तो आपको मार्क्स पता नहीं चले गए, लेकिन आपकी सिर्फ रोल नंबर या नाम के साथ एक लिस्ट आएगी कि इतने लोग मेंस के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। देयर इज नो रिवैल्यूएशन सिस्टम फॉर प्रीलिम एग्जाम। लेकिन आप कोई भी एमपीएससी का पेपर देने जाते हो तो ओएमआर शीट रहती है उसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, तो वो उसका 2 पार्ट में रहती है, एक ओरिजिनल और उसके बाद एक कार्बन कॉपी रहती है। वो कार्बन कॉपी आपको क्या मार्क की आपने, वो आपको मिल जाती है आफ्टर एग्जामिनेशन। उसके बाद कुछ दिनों के बाद एमपीएससी अपने की आंसर की पब्लिश करती है, तो वहां से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो।
देयर इज 25 नेगेटिव % नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर इन प्रीलिम्स, ये आपको पता है। ओनली दोज कैंडिडेट आर अलाउड टू अपीयर फॉर द मेन रिटन एग्जामिनेशन हु क्वालिफाइज द प्रीलिम एग्जाम। जो भी कट ऑफ लगेगा, जिस कट ऑफ के ऊपर जिनका भी मार्क्स रहेंगे वो क्वालिफाई हो जाएंगे प्रीलिम्स और मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये है अपना पैटर्न, बहुत लोगों को पता नहीं रहता इसलिए मैं डबल बता दिया ये। अभी अपन को प्रीलिम्स कैसे क्रैक करना है इसके ऊपर फोकस करना है। प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल गया। देखिए और लास्ट में बताऊंगा मैं क्या क्या हो सकता है। स्ट्रेटेजी फॉर स्टडी, अभी प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे। प्रीलिम्स एग्जाम सिलेबस स्ट्रेटेजी, ये प्लान है अपना एग्जाम का। मराठी इंग्लिश जनरल एबिलिटी टेस्ट 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स 1 आवर। सिलेबस क्या है प्रीलिम्स के लिए? सिलेबस में मराठी है, 3 पार्ट में, मेन 3 पार्ट में सिलेबस डिवाइडेड था अपना, मराठी, इंग्लिश और जनरल एबिलिटी टेस्ट, सामान्य क्षमता चाचनी। मराठी के लिए मैंने बोला आपको 25 क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश के ऊपर 25 और रेस्ट ऑफ द सिलेबस पे 25 क्वेश्चंस। तो अभी ये कहाँ से प्रिपेयर कैसे करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और क्या क्या सिलेबस में। मराठी में सिंपल है, आपने 8, 9, 10 में पढ़ चुके हो। ये सर्वसामान्य शब्द संग्रह, वाक्य रचना, व्याकरण, वाक्प्रचार व म्हणी यांचा अर्थ आणि उपयोग और उतार्यावरील प्रश्नांची उत्तरे। 2014 के एग्जाम में मैंने देखा था तो ये 25 क्वेश्चन बोला था, तो 20 क्वेश्चन ये पहले इतने पार्ट पे रहेंगे और लास्ट के 5 क्वेश्चन रहेंगे वो उतार्यावर रहती। उतारा मीन्स पैसेज दिया रहेगा, वो पढ़ना पड़ेगा और उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे। सेम पैटर्न, सिर्फ ट्रांसलेटेड है मराठी का। सेम पैटर्न, यहाँ पे भी 5 बार के लिए एक पैसेज आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं उसको। कॉमन वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर, यूज ऑफ आइडियम्स एंड फ्रेजेस एंड देयर मीनिंग। तो ये आपको लगता होगा बहुत सिंपल है, लेकिन ये ABCD 4 ऑप्शंस रहते, उसमें सिमिलर वर्ड दिखते हैं। मराठी में भी बहुत अपन उतना है अपनी मदर टंग, बहुत लोगों की नहीं होगी, लेकिन कैसा टेक्निकल जाओ तो वो अपन को बात सब पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें ये 25 क्वेश्चन ये थोड़े कम टाइम में हो सकते हैं। आप देखोगे तो 25 क्वेश्चन 15 मिनट में करना है, क्योंकि 100 क्वेश्चन 60 मिनट में, तो 25 क्वेश्चन 15 मिनट में। तो ये 25 क्वेश्चन आप 10 से 12 मिनट में सॉल्व कीजिए। ये भी 25 क्वेश्चन 10 से 12 मिनट में सॉल्व कीजिए, तो टाइम बचेगा, तो यहाँ पे आप दे पाओगे, क्योंकि यहाँ का थोड़ा सिलेबस लेंदी है। तो उसके बाद डिस्कस करेंगे सामान्य क्षमता चाचणी। मैं आगे में बताऊंगा बुक्स कैसे कहाँ से लेना है क्या है। चालू घडामोडी मीन्स करंट अफेयर्स, कोणत्या लेवल का है? जागतिक तसेच भारतातील, मीन्स नॅशनल एंड इंटरनेशनल, इंडिया का और बाहर का भी। भारतीय राज्य व्यवस्था मीन्स पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना वो भी बताऊंगा मैं। उसके बाद है सामान्य विज्ञान व तंत्रज्ञान मीन्स जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप साइंस के स्टूडेंट हो, टेक्नोलॉजी के भी स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग के, तो आपने फिजिक्स पढ़ाई है 11th 12th में अच्छे से पढ़ा है, केमिस्ट्री भी 11th 12th में अच्छे से पढ़ा है, उसके पहले 8, 9, 10th में भी साइंस था, ऑलमोस्ट आपने पढ़ चुके हो। लेकिन आपको कैसा होता है, सिविल वालों को भी इलेक्ट्रिकल के सर्किट्स, लाइट, थ्योरी ऑफ वेव्स वगैरह वो पता नहीं रहता, अभी भूल जाते, कुछ यूनिट भूल जाते, कुछ लॉज भूल जाते, तो एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। आप उसके लिए बुक बता दूंगा कहाँ से करना है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी कैप्चर कर लूंगी ये सिलेबस आप, लेकिन आपको ये रेफरेंस बुक पढ़ना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिमोट सेंसिंग, एरियल एंड ड्रोन फोटोग्राफी, GIS एंड इट्स एप्लीकेशन, ये थोड़ा नया टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ रहे हैं उसके लिए। तो ये सिलेबस ज्यादा कहीं दिखेगा नहीं। अभी MPSC राज्य सेवा के ज्योग्राफी के मेंस के सिलेबस में दिया है थोड़ा सा टॉपिक, अगर वहां से आप निकाल सकते हो तो ठीक है। अभी बहुत सारे एकेडमिक्स में क्लासेस होंगे, वो भी ये नोट्स बनाएंगे इसके ऊपर। अगर उन्होंने भी नहीं बनाया तो आप ये इंटरनेट से सर्च करके देख सकते हो। इतना ज्यादा मत देखिए। उसके बाद जियो टैगिंग करके एक सिस्टम है, वो भी यूज होती है। ई टेंडर, ई गवर्नेंस वगैरह वो भी देखिए। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी नया सब्जेक्ट है, कुछ CBSE बोर्ड को था पहले, अभी भी होगा।
लेकिन अब बहुत स्टेट बोर्ड के लिए नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी करके ब्रांच होती है, लेकिन वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल ही है। तो ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस में दिया है प्रीलिम्स के, उसके ऊपर मैं बताऊंगा कैसे करना है। उसके ऊपर बाद है भारताचा व महाराष्ट्राचा भूगोल। ये पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप WRD PWD जैसे डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो भूगोल का नदियां हो गया, कैनाल हो गए, ट्रीज हो गए, फॉरेस्ट हो गया, इसका इंफॉर्मेशन रहना बहुत जरूरी है। लेवल्स की बात होती है, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज होती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते समय। तो इसके लिए भूगोल पढ़ना पड़ेगा, और इसलिए उन्होंने सिलेबस में दिया। हिस्ट्री में दिया, इकोनॉमिक्स में नहीं दिया, क्योंकि उसका डिपार्टमेंट में काम नहीं पड़ता। फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री का काम पड़ता है, रिमोट सेंसिंग वगैरह का तो बहुत ज्यादा काम पड़ता है। करंट अफेयर्स पता ही होना चाहिए क्या क्या चल रहा है। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी, ये आपने बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कुछ लोग बैंकिंग की कर रहे होंगे, कोई लोग UPSC या MPSC सिविल सर्विसेज की कर रहे होंगे। तो उनको ये सभी तो सभी लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा होगा। कुछ लोग कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो ये पढ़ा होगा। लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमेरिकल। ये टॉपिक ऐसा है कि यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये एक तो होगी तो 100% करेक्ट होंगे, नहीं तो बनेगा ही नहीं। तो इसमें टाइम भी जाएगा आपका, लेकिन करेक्ट आंसर होने के कारण फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा कहाँ से क्या कैसी प्रिपरेशन करना। उसके बाद पर्यावरण। पर्यावरण ये मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग के लिए नया है, नहीं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए नया है। सिविल वाले थोड़ा सा इन्वायरमेंटल वगैरह के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले भी पढ़ते हैं EVS करके सब्जेक्ट, लेकिन वो ग्रेड बेस्ड सब्जेक्ट रहता है, तो उसको नजरअंदाज कर देते हैं मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, इसका ऊपर भी क्वेश्चन बनेंगे। अभी ये थर्ड पार्ट की बात कर रहे थे अपन। थर्ड पार्ट में 6 सब डिविजन है, और 50 क्वेश्चन बनने की यहाँ पे संभावना है। तो 50 डिवाइडेड बाय 6 करते तो 8-9 क्वेश्चन हर टॉपिक के ऊपर बनेंगे। तो 8 से 12 क्वेश्चन हर टॉपिक के ऊपर, प्लस माइनस 2-4 क्वेश्चन इधर उधर। करंट अफेयर्स पे 8 से 12, पॉलिटी के ऊपर 8 से 12, ये सामान्य साइंस एंड टेक के ऊपर 8 से 12, ये पूरे टॉपिक पे। उसके बाद भूगोल पे 8-10 क्वेश्चन, जनरल मेंटल एबिलिटी के ऊपर 10 क्वेश्चन, और पर्यावरण के 8-10 क्वेश्चन। तो पर्यावरण का भी सिलेबस देखना है, और कौन सी बुक रेफर करना है। ये थोड़ा नया है, और इसको पढ़ने के लिए टाइम लगेगा, और ये पढ़ना पड़ेगा बहुत। ठीक है, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे बुक्स के बारे में, और कहाँ से और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले, आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, कुछ लोग फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में होंगे, कुछ लोगों का इंजीनियरिंग होके 4-5 साल भी हुए होंगे। बहुत सारे लोग नागपुर यूनिवर्सिटी के होंगे मेरे नॉलेज से। तो नागपुर यूनिवर्सिटी में पहले का पैटर्न क्या था कि 6 यूनिट है, 6 यूनिट में से 2 यूनिट छोड़ दो तो भी आपका 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व हो जाता था। अभी के भी सिलेबस में वही सही है कि ऑप्शंस आते हैं कुछ, और में क्वेश्चंस आते हैं, आधा सिलेबस आप ऐसे छोड़ देते हो। तो कॉम्पिटिटिव में वही डिफरेंस है कि आप खुद भी छोड़ नहीं सकते। आप छोड़ोगे तो 100 क्वेश्चन बनेंगे नहीं, 100 बनेंगे नहीं, तो आप को कुछ ना कुछ गलत हो जाएंगे। जो भी स्कोर रहेगा फाइनल वो बहुत कम आ जाएगा। तो अगर स्कोर कम आ गया तो यहाँ पे पासिंग फेलियर वाला है ही नहीं, यहाँ पे क्वालिफाइंग है। क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप ऐसे आउट ऑफ कंपटीशन हो जाओगे। ऐसे आउट ऑफ कंपटीशन होते जाओगे तो आपको सक्सेस मिलेगा नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम में जाते हो तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस डाउनलोड करिए, आप उसको स्टिक करिए आपके स्टडी रूम में या कहीं अपने इसमें। उसके बाद पेपर पैटर्न देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, और उसके बाद आप उसका सोर्स ऑफ मटेरियल देखिए कि कौन से बुक से पढ़ना है। उसका बेस्ट क्वालिटी रिसोर्स देखिए कि कौन से बुक से कैसे पढ़ सकते हो। उसके बाद वो पूरा सिलेबस कवर कीजिए, उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाइए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। और ये सिलेबस कवर करने को अगर आपको दिक्कत होती है, कुछ समझ में नहीं आता, तो बुरा नहीं है, किसी एकेडमी या क्लासेस को ज्वाइन करने में कोई बुरा नहीं है। क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आपको उतना अंडरस्टैंडिंग अच्छी मिलेगी, क्लैरिटी रहेगा कंसेप्ट के ऊपर, थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, डिसिप्लिन के साथ आप पढ़ाई कर सकते हो, एक फायदा हो सकता है क्लासेस ज्वाइन करते हो तो।
नहीं तो खुद करना है तो उसके लिए स्टैंडर्ड मटेरियल मिलना चाहिए। और क्या होता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बहुत सारे लोग, आपके दोस्त भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आज मैं बताऊंगा ये बुक से पढ़ना है, लेकिन कुछ दिनों के बाद कोई और आदमी बताएगा या आपका दोस्त बताएगा ये बुक मत पढ़, इससे पढ़, बहुत यही से पूरा पेपर आया था पिछले साल का। तो ऐसे बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे। तो इसलिए आप एक ही मेथड से चलिए, जो भी लोगों ने सक्सेस हासिल की है इस एग्जाम में उनको फॉलो कीजिए, तो आप ज्यादा सक्सेसफुल रहोगे। क्या होता है, बुक्स बदलते जाओगे, बाद में कभी छोटी बुक कभी बड़ी बुक, एक भी ढंग का नहीं पढ़ोगे। तो इसलिए कम बुक्स पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी अपन बात करेंगे बुक्स के ऊपर, रिसोर्सेस के ऊपर, क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल। सिलेबस आपको पता चल गया क्या क्या कैसे पैटर्न में आ सकते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले मराठी। मराठी में 25 क्वेश्चन से 15 मिनट में सॉल्व करना है, ये 10 से 12 मिनट में आपको सॉल्व करना है, ऐसा समझ के चलिए। स्टैंडर्ड बुक, मेरे टाइम मैंने ये मोरा वालंबे की बुक पढ़ी थी, अच्छी बुक है और ये जल्दी पढ़ के होगी लेकिन पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आती है मराठी व्याकरण में बाड़ा साहेब शिंदे की मराठी व्याकरण करके बुक है। एमपीएससी वाले लोग जो राज्य सेवा वगैरह या एएसओ एसटीआई पीएसआई की प्रिपरेशन करते हैं वो लोग ये बुक पढ़ते हैं। तो आप ये दो में से एक कोई भी बुक लीजिए। अगर मराठी व्याकरण बाय बाड़ा साहेब शिंदे लेते हो आप, तो इसमें क्वेश्चन भी मिलेंगे, यहाँ पे लिखा है 3700 500 प्लस वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और थ्योरी भी मिलेगी। तो आप अभी आपके पास सिर्फ 2 महीने, 2 महीने में इतना सिलेबस कवर करना है, उसमें रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी देना है, और कुछ एग्जाम में आती है कुछ आता है वो भी करना है। तो आप दो में से कोई भी बुक ले सकते हो। तो मेरा तो अभी प्रेफरेंस ये रहेगा कि आप ऑब्जेक्टिव भी देखिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो बाकी एग्जाम में हुए थे, एमपीएससी राज्य सेवा में मराठी आता है, एमपीएससी वो कंबाइन की एग्जाम होती है, पीएसआई एसटीआई एएसओ उसमें आता है, एग्री के प्रीलिम्स होती थी, फॉरेस्ट के प्रीलिम्स होती थी, उसके मराठी के क्वेश्चन आप चेक कीजिए और वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और सिलेबस पूरा देख लीजिए, तो आपका मराठी हो जाएगा। सेम सिलेबस मराठी जैसा इंग्लिश में भी है। इंग्लिश के लिए भी बाड़ा साहेब शिंदे ने व्याकरण की पुस्तक बनाई है, इंग्रजी व्याकरण। इसमें भी क्वेश्चंस मिलेंगे 3500 प्लस वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। ये बुक लीजिए, नहीं तो आपने कोई, अगर आप गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज या बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आपके पास कोई स्टडी मटेरियल है, आ, कुछ लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं वहां पे भी इंग्लिश होती है, एमपीएससी राज्य सेवा की वहां पे भी इंग्लिश होती है। अगर आपके पास कोई क्लास के नोट्स है और आपको उनके ऊपर पूरा भरोसा है तो वहां से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। गेट में भी 15 मार्क का एप्टी का पोर्शन रहता है 100 मार्क के क्वेश्चन में, तो 15 मार्क्स में 2 या 4 क्वेश्चन इंग्लिश के रहते हैं, तो वहां पे भी कर ही लेते हैं प्रिपरेशन थोड़ी बहुत। तो इंग्लिश के लिए ये बुक अगर वो नहीं है तो आप ये बुक डेफिनेटली ले सकते हैं, इंग्रजी व्याकरण बाय बाड़ा साहेब शिंदे। कम टाइम में करना है आपको, ज्यादा लेवल हार्ड नहीं रहेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए आप इसके लिए भी। इसको भी 10 या 12 मिनट में खत्म कीजिए, छोटे क्वेश्चन रहेंगे, इसकी लेवल ज्यादा नहीं रहेगी। जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पेपर रहता है या पहले इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी इंग्लिश 100 मार्क का आता था इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो उतने ज्यादा लेवल नहीं रहेगी। इंजीनियरिंग सर्विसेज में हरिमोहन प्रसाद मार्टिन, ब्रेनन मार्टिन ये बुक्स यूज करते थे हम लोग, लेकिन आप उसको उतना टाइम नहीं है अभी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे ये 3500 क्वेश्चन दिए ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, तो ये बुक ले लीजिए आप। उसके बाद बुक्स फॉर प्रीलिम्स, थर्ड सेक्शन है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी में बहुत ज्यादा सिलेबस है, करंट अफेयर्स है, भूगोल है, पर्यावरण है, मेंटल रीजनिंग है। तो उसके लिए चालू घड़ामुड़ी में आ, आप बुक देख सकते हो। मैं तो प्रीफर करता था करंट अफेयर्स बाय मेडिजी, उनके मैगजीन्स भी आती थे, उनके एनुअल एडिशंस भी आते थे, क्वार्टरली भी आते थे। अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है कि आप मैगजीन पढ़ पाओगे, तो इसलिए आप स्टिकअप कीजिए कि एनुअल जो भी आती है एनुअल करंट अफेयर्स बुक। तो बहुत सारे एकेडमीज है, जैसे यूपीएससी एमपीएससी के बहुत सारे एकेडमीज है, आपने नाम सुना होगा। मैं आईईएस की बताता हूँ तो आईईएस मास्टर है, मेडिजी है, वो उनकी मैगजीन्स या एनुअल करंट अफेयर्स की बुक निकालती है। विजन आईएएस हो गया, उसके बाद वो चाणक्य वगैरह बहुत सारे एकेडमी उनके भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम जाएगा। तो ये मैं इसका भी सोल्यूशन बताऊंगा।
ये आप डेफिनेटली ले सकते हो, आपको टाइम परमिट करता है तो। ठीक है, आप देखिए, या कोई क्लास ज्वाइन करते हो तो उनकी बुक्स लीजिए, बुक्स फॉर प्रीलिम्स। उसके बाद टाइम आपके पास कम रहेगा, 2 महीने में आपको पूरा कंप्लीट करना है। सामान्य विज्ञान, साइंस एंड टेक, भूगोल, राज्यशास्त्र, पर्यावरण, चालू घडामोड़ी, ये सभी एक ही बुक में। ऐसी एक बुक है, पीएसआई, एसटीआई, एएसओ के लिए प्रिपरेशन करते हैं ना, तो उस उसके लिए एक तात्या का ठोकरा करके मराठी में बुक है, एकनाथ पाटिल उनके ऑथर है। इसमें ये पूरे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। चालू घडामोड़ी भी आता है, पर्यावरण भी आता है, राज्य शास्त्र भी आता है, भूगोल भी आता है, सामान्य विज्ञान और तंत्र विज्ञान भी आता है। लेकिन ये बुक मराठी में मिलेगी आपको। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, तो आपको मैं ऑप्शन बताऊंगा। राज्य शास्त्र के लिए बहुत अच्छी अच्छी बुक है, लक्ष्मीकांत है, लेकिन लक्ष्मीकांत पढ़ते बैठोगे तो पूरे 2 महीने एक ही बुक में निकल जाएंगे। मैंने अभी एमए किया हूँ पॉलिटिकल साइंस में, उसमें 12 सब्जेक्ट पढ़ा मैंने। अगर वो उसका डिटेल पढ़ाई करूंगा, इसके लिए आएंगे कितने, 8-10 क्वेश्चन आएंगे, तो वो पूरा 2 साल में मैंने एमए किया, 12 सब्जेक्ट। आपको 2 महीने में करना है, तो इतनी बड़ी बुक पढ़ के फायदा नहीं। भूगोल यही से पढ़िए आप, उसके लिए ज्यादा डिटेल में मत जाइए। साइंस एंड टेक के लिए आप लुसेंट की बुक ले सकते हो। लुसेंट की एक जीके की बुक आती है, और वैसे साइंस एंड टेक की भी बुक आती है। पर्यावरण के लिए मैं और बताऊंगा, नहीं तो यहाँ से आप डेफिनेटली मराठी में पढ़ सकते हो कम टाइम में। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में दिया है और विद क्वेश्चन दिया है। चालू घडामोड़ी, एक तो मैगजीन्स लेना है, नहीं तो एनुअल करंट अफेयर्स वाली लेना है, नहीं तो यहाँ पे भी मिलेगा, रिसेंट वाली एडिशन लेना है इसकी। करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या करना है, करंट अफेयर्स में क्या आएगा, चालू घडामोड़ी में यानी जो चल रहा है उसके बारे में, तो 2022 तो आएगा नहीं। अभी आपको एग्जाम देना है 2 अप्रैल में, 2022 को अवॉइड ही कीजिए। आएगा तो 2021 आएगा, और मैक्सिमम 2020 आएगा। तो 2 साल के आप देख के रहिए। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा से ज्यादा आया तो जनवरी फेब तक आएगा 2022 के चालू घडामोड़ी में। तो इसके लिए ये पूरे सिलेबस के लिए तात्या का ठोकरा ये बुक ले लीजिए, बहुत सारे टॉपिक आपके वो सिलेबस की कवर हो जाएगी। ठीक है, यानी ये मस्ट परचेज बुक में एक होगी। उसके बाद मराठी व्याकरण बाय बाळा साहेब शिंदे, इंग्रजी व्याकरण बाय बाळा साहेब शिंदे, 3 बुक आपको मस्ट लेना है। उसके बाद इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा नया टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। ये आप अगर बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे होंगे आईईएस की, तो उसका प्रीलिम्स का पेपर होता है, उसमें जीएस पेपर 1 होता है, उसमें 10 टॉपिक है, तो उसमें का एक टॉपिक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए एक अलग से बुक बनाते, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए एकेडमी जो है पुणे में है, दिल्ली में है, या हैदराबाद में। तो मेरा फेवरेट है आईएएस मास्टर है जी, तो उन्होंने ऐसी बुक बना के कर रखी है। तो आप अमेजोन वगैरह से आईएएस मास्टर की इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आप अमेजोन पे सर्च करते हो तो मिल जाएगी। अच्छी बुक है, इसमें भी क्वेश्चंस मिलेंगे और आपका क्लैरिटी अच्छा हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये इंग्लिश मीडियम में मिलेगी। आपका जो जनरल एबिलिटी का है उसमें ऑप्शंस है, मराठी में भी क्वेश्चन देख सकते हो, इंग्लिश में भी। तो ये आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंग्लिश में पढ़ने में थोड़ा आसान होगा, तो इसलिए आप ये बुक प्रीफर कर सकते हो। उसके बाद आता है जनरल मेंटल एबिलिटी, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था, वर्बल रीजनिंग था, लॉजिकल रीजनिंग था, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपने बहुत सारे लोगों ने आर एस अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखी थी, इसमें से ये जनरल मेंटल एबिलिटी में 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे उसमें। तो ये बुक एक बार पढ़ लीजिए आर एस अग्रवाल की, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग वाले पढ़ते ही है, क्योंकि कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रिपरेशन हो गया, गेट में भी आता है 15 मार्क्स का एप्टी का पोर्शन। उसके बाद बैंकिंग में तो है ही है ये पोर्शन, अपने एमपीएससी राज्य सेवा में भी है। तो ये आपको किसी भी एग्जाम के लिए काम में आना ही है। तो मेरी तो फेवरेट है, आपने कोई क्लासेस वगैरह ज्वाइन किए होंगे तो उनके नोट्स आप प्रीफर कर सकते हो। आर एस अग्रवाल बड़ी बुक है, लेकिन उनके सॉल्व क्वेश्चन देखिए, आपको 2 महीने में इतना नहीं हो पाएगा। तो सॉल्व क्वेश्चन देखिए उनके, पूरे वेराइटी उन्होंने सॉल्व करके रखी एक एक बार। उसके बाद अनसॉल्व के ऊपर मत जाइए, थोड़ा कंसेप्ट से देखिए। ये प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जनरल मेंटल एबिलिटी का प्रॉब्लम है, एक तो आपको फुल मार्क्स देंगे, नहीं तो टाइम कंज्यूम कर देंगे। ये 10 से 12 क्वेश्चन के लिए आपको हो सकता है 20-25 मिनट ले लेगा।
जो कि पूरा टाइम अलाउड है आपको 50 क्वेश्चन करने के लिए। इसलिए आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। एक वेबसाइट है इंडिया बिक्स करके, www.indiabix.com, वहां पे आप क्वांटिटेटिव, वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जीके के क्वेश्चन वो देख सकते हो और टाइमर के साथ आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो उस वेबसाइट पे जरूर जाइए, नोट डाउन करके रखिए indiabix.com करके, बहुत फायदा हो जाएगा। और ये सेक्शन भी आपका इसके ऊपर निकल जाएगा। ये भी आप परचेस कर सकते हो, बहुत लोगों के पास होगी ये बुक, तो आप डेफिनेटली ये बुक मस्ट परचेस में रहेगी। इस एग्जाम में नहीं, हर एग्जाम में काम में आएगी। उसके बाद एनवायरमेंट का मैंने बोला था, वो सिलेबस भी थोड़ा टेक्निकल टाइप का है। आप इंजीनियरिंग को आप मराठी में वो पर्यावरण, वातावरण, हवामान वगैरह उतने वर्ड समझ नहीं पाओगे अभी, तो आप प्रिफर कीजिए कि इंग्लिश में उसको पढ़े और इंग्लिश में अटेम्प्ट करें। तो ये भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स के सिलेबस में है। इंजीनियरिंग सर्विसेज जीएस पेपर 1 के सिलेबस में, जैसा आईसीटी था उसका एनवायरमेंट का भी एक पार्ट है, एनवायरमेंट पार्ट। तो उसके लिए भी आईएएस मास्टर और मेड इजी जैसे एकेडमी है, एस एकेडमी है, उन्होंने बुक सेपरेट बुक बना के रखी है। तो एनवायरमेंट पार्ट के लिए एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, और यहाँ का सिलेबस देख के वहां पे प्रिपरेशन करना, उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। यूपीएससी में भी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, हर एग्जाम में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है आज के डेट में, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आप अमेजोन से बुक ऑर्डर कर सकते हो और ये डिटेल में पढ़ सकते हो। नहीं तो आपको ये तात्या का ठोकड़ा में दिया है एनवायरमेंट का पार्ट, वहां से मराठी में पढ़ सकते हो अगर शॉर्ट में पढ़ना है आपको। तो वो ये डिटेल में, ये मस्ट एक बुक में नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि ये तात्या का टुकड़ा में क्लियर हो जाएगा आपका सिलेबस। ठीक है, ये तो बुक्स के बारे में हो गया, ये सफिशिएंट बुक्स आपको मिल गए। इस यहाँ से आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करना पड़ेगा, पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, सिलेबस कवर करना पड़ेगा। उसके बाद बात करेंगे कट ऑफ्स की। देखिए, कट ऑफ विल बी डिफरेंट फॉर ईच पोस्ट एंड ईच कैटेगरी, हियर फॉर डिफरेंट ब्रांच, क्योंकि अपना प्रीलिम्स तो कंबाइन है। प्रीलिम्स कंबाइन है, इसका मतलब नहीं है कि सभी डिपार्टमेंट के लिए कट ऑफ एक ही रहेगा। फॉरेस्ट के लिए अलग रहेगा, एग्री के लिए अलग अलग रहेगा, मैकेनिकल की मेंस अलग है तो उसके लिए अलग रहेगा, इलेक्ट्रिकल की मेंस अलग है तो उसके लिए अलग कट ऑफ रहेगा, सिविल की मेंस अलग है तो उसके लिए कट ऑफ अलग रहेगा। लेकिन सिविल में दो डिपार्टमेंट है, डब्ल्यूआरडी और डब्ल्यूसीडी, और उनमें भी पोस्ट अलग है, लेकिन प्रीलिम्स का कट ऑफ एक ही रहेगा सिविल के लिए, क्योंकि मेन एग्जाम एक ही है। प्रीलिम्स काय के लिए कि मेंस के लिए क्वालिफाई करने के लिए, तो उस पोस्ट के लिए जिस एग्जाम को देना है आपको, तो उसके लिए रहेगा वो कट ऑफ। जनरली कट ऑफ line for main exam is decided such that there will be 10 to 12 times candidate will be called upon। देखिए, मैकेनिकल में 76 वैकेंसीज है, तो उसके 10 to 12 टाइम्स ही लोग मेंस में बैठेंगे, यानी 800 से 900 लोग मैकेनिकल में मेंस के लिए अपीयर हो जाएंगे। तो जहाँ पे पहले 900 लोगों का मार्क्स आते हैं, तो वहां पे कट ऑफ लग जाएगा कि अगर आप 100 लोग 100 के ऊपर 900 लोगों ने पहले ले लिए मार्क्स, तो वहां पे आपका कट ऑफ आ जाएगा। लेकिन वो डिफरेंट कैटेगरी वाइज भी रहेगा, रिजर्वेशन बोल सकते हो उसको। तो रिजर्वेशन वाइज अलग अलग कट ऑफ रहेगा, ओपन के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, ओबीसी फीमेल के लिए अलग, ओपन फीमेल के लिए अलग। तो आप कट ऑफ की बात करेंगे तो इस एग्जाम में आज तक मैं देख रहा हूँ किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कट ऑफ ये 55% के ऊपर जाता है, 55% के ऊपर, 55%। तो आप समझ लीजिए 100 से 110 मार्क्स 200 में से आपको प्रीलिम्स में लेना है। और उसके हिसाब से ये ओपन की बात कर रहा हूँ मैं, ओबीसी, एससी, एसटी, वीजेएनटी फीमेल के लिए थोड़ा कम होते जाएगा। लेकिन आप सेफ साइड में जाना है तो आप 100 प्लस मार्क्स लेना है आपको। और डिपेंड करता है आपकी वो पेपर की टफनेस लेवल क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। एकदम पेपर इजी आ गया तो ज्यादा जाएगा, डिफिकल्ट आएगा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, क्वेश्चन बनेंगे नहीं पूरे, तो कम हो जाएगा। उसके बाद जनरली कट ऑफ लाइन फॉर इंटरव्यू डिसाइडेड दैट such that there will be 3 times candidate will be called upon and it will be different for each post and each category। इंटरव्यू में क्या होगा, अगर 100 वैकेंसीज है
100 पोस्ट है तो 300 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, 200 या 300, आप चलो पकड़ के चलिए 300 लोगों को। तो मेंस में अगर समझिए मैकेनिकल में 800-900 लोग थे 76 वैकेंसीज के लिए, तो 76 के 3 टाइम्स लेते तो 250 लोग, तो 900 लोगों में से 250 लोग जाएंगे इंटरव्यू के लिए, ऐसे ही वो कट ऑफ बनता है। ये मिनिमम परसेंटाइल फॉर कट ऑफ इन मेन एग्जाम फॉर इंटरव्यू कॉल आर एज फॉलोज। देखिए ऐसा नहीं होता कि आपको टॉपर ने 10 मार्क, टॉपर ने 400 में से 300 ले लिया और उसके बाद बाकी सेकंड टॉपर ने 100 ही मार्क लिया, ऐसा नहीं होता। जो टॉपर रहेगा 400, अगर उसको 400 में से 200 मार्क्स है तो उसके कंपेयर में, उसके मार्क्स के कंपेयर में आपको 35 मार्क्स लेना पड़ेगा। उसने 200 मार्क्स लिए 400 में से, तो 200 के 35% 70 मार्क्स आपको ओपन कैटेगरी में मेंस के लिए लेना ही पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, और बैकवर्ड कैटेगरी के लिए 60 मार्क्स लेना पड़ेगा 200 अगर वो लेता है तो। फिजिकली डिसेबल्ड या स्पोर्ट कोटा वालों को 40 मार्क्स, ऐसा वो रहता है। ये 2013 में एमपीएससी का एक लेटर है तो उसमें दिया था। इसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, अभी आपको फोकस करना है 50 to 55% मार्क्स, यानी 100 से 110 मार्क्स लाना है, ऐसा समझ के चलना है। ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। कट ऑफ की बात होगी, सिलेबस की बात होगी। अभी अपन प्लान कैसे करेंगे कि क्या सक्सेस फॉर्मूला क्या रह सकता है एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करेंगे। देखिए आज की डेट है 27 फेब, यानी ऑलमोस्ट फेब खत्म हो गया। अभी आपकी एग्जाम है 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को एग्जाम है, यानी मार्च कंप्लीट है और अप्रैल ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो 60 दिन में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। सिलेबस आपको बताया, बुक्स लेना है, बुक्स लेने में 2-4 दिन जाएंगे, जो आपने पहले से पढ़ के रखा तो अच्छी बात है। आप में बहुत सारे लोग हैं, सबसे पहले गेट वाले, बाद में इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले, कुछ कैंपस की रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग ले रहे हैं, फाइनल ईयर में हो सकते हैं वो लोग। कुछ लोग एमपीएससी राज्य सेवा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ बैंकिंग की। सभी को एडवांटेज डिसएडवांटेज है। एडवांटेज है, सबसे ज्यादा एडवांटेज रहेगा महाराष्ट्र एमपीएससी राज्य सेवा वालों को, क्योंकि उनके सिलेबस में पूरा कवर हो जाता है। दूसरा एडवांटेज रहेगा सिविल सर्विसेज यूपीएससी वालों को, उनको भी ऑलमोस्ट सब चीजें कर चुकी है। उसके बाद रहेगा इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों को। इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों ने जनरल एबिलिटी पढ़ लिया है, एनवायरमेंट पढ़ लिया, आईसीटी पढ़ लिया, इंग्लिश भी पढ़ लिया। बाद में गेट वालों को एप्टी पढ़ लिया उन्होंने, और थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ लिया। बैंकिंग वालों को भी ज्यादा फायदा है, उन्होंने जनरल मेंटल एबिलिटी का वो क्वांटिटेटिव वर्बल वगैरह पढ़ लिया और इंग्लिश भी पढ़ लिया, उन्होंने आईसीटी का भी पार्ट पढ़ लिया। तो सभी को एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, लेकिन आप वैसा मत सोचिए, सभी को अभी प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। कम से कम आपको क्या रिवीजन तो भी करना पड़ेगा, पूरा सिलेबस कवर करना है। तो 60 दिन में सिलेबस कवर करते बैठोगे आप तो होगा नहीं, आपको कम से कम 45 डेज में सिलेबस कवर करना पड़ेगा। अच्छे से नोट्स, शॉर्ट नोट्स निकालिए, उसके बाद 15 दिन में रिवीजन करिए। उसके बाद अभी मेंस के बारे में सोचना ही नहीं है। मेंस है 1 अक्टूबर को, यानी 5 महीने हैं आपको आफ्टर प्रीलिम्स। तो 5 महीने में मैं उसके लिए और बताऊंगा आपको, 5 महीने में आपका टेक्निकल का सिलेबस कवर हो जाता है। आप ऐसा मत सोचिए कि मेरा टेक्निकल वीक है या स्ट्रांग है। अगर बहुत भी स्ट्रांग है आपका टेक्निकल तो कुछ भी फायदा नहीं अगर आप प्रीलिम्स पास नहीं करते तो। बहुत सारे लोग मैंने देखा मेरे लाइफ में कि बहुत अच्छा टेक्निकल है, लेकिन वो ये जनरल प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पाते। तो इसलिए अभी मेंस के ऊपर फोकस मत कीजिए। अगर वीक है टेक्निकल तो भी बाद में ही देखेंगे, अच्छा भी है तो भी बाद में देखेंगे, ऐसा पकड़ के चलिए। अभी अवॉइड कीजिए ये मेंस वाला पार्ट। उसके बाद प्रैक्टिस तो करना है। प्रैक्टिस कैसे करोगे आपको, सबसे पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद उसके क्वेश्चन लगाइए। जिस दिन थ्योरी पढ़ते उसी दिन आप क्वेश्चन मत लगाइए, उसके 4-5 दिन के बाद पढ़ी। आज आपने अगर ज्योग्राफी किया तो आज ही आप इसके मत करिए कि ज्योग्राफी की क्वेश्चन लगा देता हूँ उसके ऑब्जेक्टिव, वैसा मत कीजिए। आप आसानी से लगा लोगे उसी दिन, वो 3-4 दिन के बाद कीजिए। आज ज्योग्राफी करते हो तो उसके पहले कोई सब्जेक्ट पढ़ा होगा आपने, एप्टीट्यूड या इंग्लिश, उसके क्वेश्चन लगाइए, यानी इंग्लिश की भी रिवीजन हो जाती है और आपका ज्योग्राफी पढ़ना होता है। उसके 3-4 दिन के बाद आप ज्योग्राफी के लगाइए, 8 दिन के बाद ज्योग्राफी के लेके आइए, तब तक दूसरे सब्जेक्ट का, यानी एक साथ लगाओगे। उस टाइम में आप थ्योरी पढ़ के रहोगे तो आपको फ्रेश रहेगा, बैकअप माइंड रहेगा, तो आप
फटाफट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, रिवीजन नहीं होगी उससे और आपको आसान लगेगा। तो इसलिए जिस दिन थ्योरी पढ़ते हो जिस सब्जेक्ट की, उसके 4-5 दिन के बाद उसके क्वेश्चन लगाइए। जिस दिन आप उसके क्वेश्चन लगाएंगे तब दूसरे सब्जेक्ट की आपकी थ्योरी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो आपको ये 45 डेज में करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चेक कर लीजिए, स्टार्टिंग में कर लीजिए 3-4-8 दिन में अभी, क्योंकि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपसे होगा कि नहीं होगा। मेरे नॉलेज से तो आप सभी से होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कोई भी चीज, यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, डेफिनेटली आप कर पाओगे। थोड़ा फोकस से करना पड़ेगा आपको, थोड़ा कंसंट्रेशन लगा के पढ़ाई करना पड़ेगा। अभी बहुत सारे एकेडमीज है, ऑनलाइन सब कुछ फैसिलिटीज मिलती है, कुछ क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस भी लेती है, पुणे, मुंबई, नागपुर में भी। अभी ये यवन आईएएस एकेडमी ने भी अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके रखा है आपके लिए। वो भी मॉक टेस्ट सीरीज लेंगे, कुछ क्लासेस लेंगे, उनके क्वेश्चन पेपर्स देखिए, उनके मॉक टेस्ट के लिए आप अपेयर हुई है, उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये 2 महीने कुछ पैसे जाएंगे, लेकिन ये लाइफ टाइम आपको फायदा देगा, क्योंकि जितना ज्यादा दिन आप प्रिपरेशन में लगाओगे उतना फ्रस्ट्रेशन आते जाएगा। इसलिए जल्दी, जितना जल्दी निकल सकते हो निकल जाइए। बाद में बड़ी पोस्ट होना, आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज करना है, एमपीएससी राज्य सेवा करना है, डेप्यूटी कलेक्टर ही बनना है, तहसीलदारी बनना है, तो आप ज्वाइन करने के बाद भी टाइम मिलता है आपको डिपार्टमेंट में, 2-3 साल रिलैक्स ही रहते आफ्टर ज्वाइनिंग। या ज्वाइनिंग भी आती नहीं, इंटरव्यू के बाद भी आपको 6-7 महीने, 1 साल, 2 साल वेट करना पड़ता है। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, जो भी है निकल जाइए इसमें। तो उसके लिए आप रिसोर्सेस पूरी यूज कीजिए, पैसा भी दीजिए, टाइम भी दीजिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कीजिए। कंसेप्ट रिवाइज करना है आपको लास्ट के 15 दिन में, भूल जाता है। और भूल नहीं गया तो थोड़ा टाइम लेते हैं आप सोचने के लिए एग्जाम में, जिस एग्जाम में टाइम में नहीं है। अटेम्प्ट मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन। देखो 100 क्वेश्चन है और आपने 60 क्वेश्चन ही 60 मिनट में अच्छे बनाए परफेक्ट, कुछ ना कुछ तो गलत होंगे, 10 क्वेश्चन तो गलत होंगे। 60 में से 10 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो 50 क्वेश्चन आपके बराबर है, 100 मार्क्स आपको मिल गए। और जो 10 क्वेश्चन माइनस हुए उसके 5 मार्क्स, तो आपको 95 मार्क्स हो गए, मिल रहे हैं। लेकिन आपका कट ऑफ 100 मार्क्स है, तो आप बाहर हो जाओगे। इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की। अगर 60 की जगह 70 करते हो, 15 क्वेश्चन गलत होते तो थोड़ा फायदा मिलेगा आपको। 80 क्वेश्चन करते हो और 15 क्वेश्चन गलत होते हैं तो भी आपको ज्यादा फायदा है। तो जितने ज्यादा पॉसिबल करो क्वेश्चन ज्यादा बनाओगे उतना फायदा है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है ना, ये 1/4 है। यानी आपको कुछ आता भी नहीं और 4 क्वेश्चन है, चारों का आपने एक ही आंसर भरा, ए बी 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 बी, तो भी पॉसिबिलिटी है क्या कोई ना कोई आंसर बी रहेगा। तो आपको 3 क्वेश्चन में आपको कितना -1.5 हो गए, लेकिन एक क्वेश्चन बराबर होता है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, तो प्लस आप 0.5 मार्क्स से रहते हो। ये कब की बात कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं आता तब की। लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या होता है, 4 ऑप्शन से 4 ऑप्शन में से 2 पक्का लगता है ये नहीं है, तो अवॉइड हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। उस टाइम जो दो बचते उसमें दो में से मारना ही आपको आंसर, ऐसा समझ के चलिए। क्योंकि उसके बिना आप एक तो टाइम ज्यादा वेस्ट करोगे उस क्वेश्चन के ऊपर, नहीं तो वो क्वेश्चन छोड़ दोगे। हो सकता है वो 2 में से कोई आंसर है, उसमें नहीं हुआ तो अगले इसमें में मिल जाएगा। तो ऐसे आप थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए क्वेश्चन मार्क करते समय। बहुत सारे आंसर्स क्या होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। कोई क्वेश्चन है ऑल ऑफ द अबव डी में रहता है तो वही ज्यादा 90% टाइम वही आंसर रहता है। नन ऑफ द अबव दिया है तो वही आंसर रहता है 90% ऑफ टाइम। तो आप वैसे भी थोड़े ट्रिक यूज कीजिए। टेक कैलकुलेटेड रिस्क एज नेगेटिव मार्किंग इज ओनली 1/4। उसके बाद क्या होता है, आ, ये पहले तो मराठी ही रहेगा, बाद में इंग्लिश रहेगा, उसके बाद 50 मार्क का। लेकिन ये आपके कुछ कुछ पेपर पैटर्न रहते कि नहीं, उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग में डाल देते, कभी मिडल में डाल देते, तो आप किस कुछ क्वेश्चन में स्टक हो जाते हो। तो उस टाइम आप अवॉइड कीजिए वो क्वेश्चंस और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। 100 क्वेश्चन है, 100 में से 80-90 भी बन गए अच्छे से तो भी अच्छा स्कोर रहेगा। तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कीजिए, करेक्ट भी करने की कोशिश कीजिए, नहीं आते तो थोड़ा रिस्क लेके चलिए। ज्यादा भी रिस्क मत लीजिए, बिना पढ़ के जाओगे और ये इतना पूरा सिलेबस वगैरह करके जाओगे तो कुछ ना कुछ पहचान का दिखेगा और कर पाओगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। मैंने तो मेरा जो भी ये
आज मैं जो बोला हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम इंजीनियरिंग फील्ड में दिए है। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ तो ज्यादा से ज्यादा मैंने इंजीनियरिंग में दिए एग्जाम्स। उसके बाद मैं लेकिन कुछ कुछ भी हो जाए, आप इंजीनियरिंग के हो या नॉन इंजीनियरिंग वाले हो, आज के जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सभी आपको ये सिलेबस कवर करना ही पड़ता है, उसके बिना आप कर ही नहीं सकते। तो कोई आपके क्वेश्चंस वगैरह होंगे, आप पूछ सकते हो मुझे। Sir, there is one question from Neha Sharma, ESC. Wait a minute, sir. हाँ मैम। हाँ. So हाँ there is a question from Neha Sharma. Sir, ESC का GS कैसे प्रिपेयर करें? नेहा शर्मा मैम, अभी तो अपन बात कर रहे थे एमपीएससी कंबाइन के ऊपर, लेकिन आपको ईएससी का अगर जीएस का पेपर प्रिपरेशन की बात है तो सबसे पहले आप उनका सिलेबस देख लीजिए। मेरे नॉलेज से ईएससी जीएस में क्या है, ड्राइंग्स है, 10 पार्ट में सिलेबस डिवाइडेड है उनका। कुछ मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में फर्स्ट ईयर का M1 M2 M3 है। उसके बाद आता है ड्राइंग का आता है एक सब्जेक्ट, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल का आता है, एक एनवायरनमेंट का जो आपने अभी आपने ने बात की उसका आता है, उसके बाद आईसीटी आता है। उसके ऐसे 10 पार्ट में वो सिलेबस डिवाइडेड है, तो आपको सिलेबस जाना पड़ेगा। उसके बाद स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक लेना पड़ेगा। मेरे नॉलेज से मैं एनालिसिस कर रहा था जिस टाइम मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था, क्या होता था, मेडिजी में से जो सिलेक्शन होते थे वो मेडिजी नागपुर दिल्ली से होते थे 80-90%, क्योंकि दूसरे एकेडमी नहीं थी उस टाइम। तो उन्होंने जितना भी स्टडी मटेरियल बनाया वो भी परफेक्ट है, आप वो पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ते पढ़ते उतना वो सिलेबस कवर करना पड़ेगा। उसके बाद वो टेस्ट पेपर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डेफिनेटली आप कर सकते हो। बहुत सारा सिलेबस तो आपके इंजीनियरिंग का ही है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका ही है इंजीनियरिंग का। उसके बाद एनवायरनमेंट नया सब्जेक्ट है। उसके बाद एक कौन सा सब्जेक्ट, क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिकल सिविल वाले ज्यादा पढ़ते हैं एज कम्पेयर टू सिविल, नहीं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल। वो भी सिलेबस का ही सब आपकी इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। उसके बाद एक मेटालर्जी करके सब्जेक्ट आता है, मटेरियल साइंस करके, वो भी आपकी इंजीनियरिंग में होता है, वो भी आप पढ़ सकते हो। तो ऐसा सिलेबस पढ़ के आप स्टैंडर्ड बुक्स ले लीजिए। कोई अपन अगर आप एकेडमी ज्वाइन करते हो इंजीनियरिंग सर्विस के प्रिपरेशन के लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, उसके बुक स्टैंडर्ड बुक मेडिजी और आईईएस मास्टर का मुझे सिलेबस अच्छा, उनकी बुक्स अच्छे लगती है मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज के जीएस पेपर 1 के लिए। तो आप वो परचेस करके पढ़ सकते हो। और कुछ डाउट होते हैं तो उसके यूट्यूब पे वीडियो चेक कीजिए, उस थेरी रेफरेंस बुक चेक कीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन डेफिनेटली कर पाओगे आप। Okay. Sir, there is one question again. Sir, number of questions asked subject-wise as per previous year papers or different? देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है। अपन सिर्फ एक, जब तक एमपीएससी एडवर्टाइजमेंट में लिख के नहीं देता कि ये मराठी के ऊपर 25 क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश के ऊपर 25 जनरल, इसके ऊपर 50 क्वेश्चन, सिर्फ एनालिसिस से अपन जज कर सकते हैं। अगर एमपीएससी ने मराठी के ऊपर 30 क्वेश्चन पूछे और इंग्लिश के ऊपर 20 क्वेश्चन, तो भी उसके ऊपर अपन ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में दिया नहीं। एडवर्टाइजमेंट में अगर आपको दिया कि सैलरी इस पोस्ट की इतनी रहेगी, उसके कम दिया तो आप ऑब्जेक्शन ले सकते हो। लेकिन आप प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन के जगह 150 क्वेश्चन पूछे तो आप ऑब्जेक्शन ले सकते हो। सिलेबस में उन्होंने ऐसा कुछ दिया नहीं, लेकिन 3 पार्ट में तो अपन जज कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कि मराठी के लिए 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के लिए 25 क्वेश्चन, जनरल एबिलिटी के लिए 50 क्वेश्चन। प्लस माइनस हो भी गए तो कुछ अपन ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, यही पैटर्न फॉलो होगा। और उसके लिए आप तैयार भी रहिए, कभी कभी हो सकता है अगर आपकी पढ़ाई है तो क्या मराठी के लिए 30 क्वेश्चन आ गए, इंग्लिश के लिए 20 आया, मराठी के लिए 20 आती है, इंग्लिश के लिए कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कभी एडवांटेज रहेगा आपको, कुछ लोगों को डिसएडवांटेज हो सकता है। जिनका इंग्लिश अच्छा है उनको एडवांटेज रहेगा, इंग्लिश जिनका वीक है उनको डिसएडवांटेज हो सकता है।
तो प्रिपरेशन रखिए, ये जनरल पैटर्न ऐसा प्रोबेबल प्लान रहेगा, लेकिन कुछ होता है तो भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए आप। सेक्शनल यहाँ पे सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं रहेगा, जैसे मराठी का अलग सेक्शन, इंग्लिश का अलग सेक्शन, जनरल एबिलिटी का ऐसा सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा, जैसे बैंकिंग में होता है या कुछ पीएसयूज में होता है, सेक्शनल कट ऑफ रहता है, एबीसीडी 4 सेक्शन सभी को अलग से पास करना पड़ता है, ऐसा नहीं रहेगा। सर देयर इज वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम जूही ठाकुर। सर प्रीलिम की एग्जाम का रिजल्ट कब तक आता है? मैम ये डिपेंड करता है, क्योंकि पिछले 2 साल में तो पूरा शेड्यूल बिगड़ गया, लेकिन आप समझ के चलिए प्रीलिम्स का रिजल्ट सबसे पहले तो जिस दिन आप 30 अप्रैल को एग्जाम दोगे उसके 2-3 दिन बाद कोई ना कोई एकेडमी उसके आंसर की बना देगा, आप वहां से जज कर सकते हो कि क्या होने वाला है मेरा, और उसका कट ऑफ भी एनालिसिस करके बता देंगे। लेकिन 2-3 महीने में रिजल्ट्स आ जाने चाहिए। सबसे पहले एमपीएससी क्या करता है, आंसर की पब्लिश करता है कुछ दिनों के बाद, 1-2 महीने के बाद, और जिस दिन उसने आंसर की पब्लिश की है समझ जाना कि इसके उसके बाद सेकंड कुछ लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं आंसर की के ऊपर कि इसका आंसर ए नहीं होना चाहिए था, बी होना चाहिए था, वो एमपीएससी को लेटर से देना पड़ता है, उनको बताना भी पड़ता है कि ये आंसर आपने गलत दिया। अगर उनको वो एग्री है तो चेंज कर देते हैं आंसर की। रिवाइज्ड आंसर की पब्लिश करने के बाद 8 दिन में प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है, ऐसा 3-4 महीने मैक्सिमम पकड़ के चलिए। लेकिन अभी क्या है, अक्टूबर में मेंस है, तो एनी हाउ जून जुलाई तक उसका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। Okay. So any more question from other students? If you have any query, you can ask in chat box. So no more questions. So we assume that the session is ended here. So thank you. Okay, there is one question actually. I am eligible for forest and assistant engineer. So for mains, can I get eligible for both post or only one? ये आप एमपीएससी का फॉर्म भर के देखिए, एमपीएससी प्रीलिम्स, उसमें ऑप्शंस क्या देखते हो चेक कीजिए। अभी एमपीएससी प्रीलिम्स का फॉर्म निकला है ना, तो उसमें अगर वो आप एक तो फॉरेस्ट का अलग डेट पे है मेंस की एग्जाम, और अपने सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल का अलग मेन उसकी डेट अलग है। तो 23 सितंबर या कुछ 24 सितंबर को फॉरेस्ट का पेपर है मेंस का और इंजीनियरिंग का। अगर आप दोनों ऑप्शन आपको एमपीएससी अपना फॉर्म भरते समय आपको ऑप्शन देती है तो आप चेक कीजिए। हो मुझे भी एक्चुअल में वो पता नहीं है, पर मेरे नॉलेज से एक ही के लिए आप एलिजिबल हो। कोई भी एक तो फॉरेस्ट दे सकते हो, नहीं तो ये महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज दे सकते हो। Okay. I guess, sir, as per our knowledge, there is a just like a PSI, HTI, ASO examination. These three posts are different, correct? या So, in this examination, if candidate is eligible for all the three examination, means particular candidate has crossed the cutoff for the all three examination, so he or she can give all the three mains. So in that case also, if that particular person clear the forest cutoff as well as any engineer cutoff, so he can or she can give both the examination as per my knowledge. ओके सर, ओके। Okay, so सर मुझे भी पता नहीं था ये, मैंने भी okay, इसके okay. बारे में, हाँ, क्योंकि हर साल बदलते जाता है, कोई कुछ लोग correct. पीएसआई का ही देते, कुछ एसटीआई का। वो कट ऑफ अगर पार करते होगे तो दे सकते होगे। थैंक यू सर। Exactly. Yeah, because that's why the examination, mains examination are held on different dates. या Correct. So this is the reason. There is one more question here. So regular engineering MPSC preparing student have advantage than GATE or IS student? Definitely they have advantage over other students because they have studied Marathi, English, पर्यावरण, चालू घडामोडी, भूगोल, राज्यशास्त्र, ओनली सम पार्ट लेफ्ट आईसीटी। आईसीटी भी बहुत बार कवर हो ही जाता है मेंस की, अगर मेंस और प्रीलिम्स देते हैं इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो उनको डेफिनेटली सबसे ज्यादा एडवांटेज रहेगा।
तो वो कुछ ना कुछ चीजें होती है, मैंने आपको बताते समय बताया था कि सबसे ज्यादा फायदा एमपीएससी और यूपीएससी दोनों सिविल सर्विसेज वालों को होता है, लेकिन बाद में उनको टेक्निकल में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन प्रीलिम्स में डेफिनेटली फायदा है उनको। लेकिन आप ऐसा मत समझिए कि ये 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन करना है, तो थोड़ा टाइम कम है तो इसमें कोई भी बाजी मार सकता है, कट ऑफ्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो डेफिनेटली दे हैव एडवांटेज। Okay. Any more question from students? So I guess there is no more question. Thank you, sir, for your precious thorough guidance. So I am sure student will definitely be benefited and help them to take conscious decision by your guidance about examination. Okay. So also I am very thankful of principal sir of different college, engineering college in Nagpur, and all coordinators of competitive examination cells in these colleges. I guess some of the sirs are joined here in session. I am also thankful of all the aspirant students who listened patiently. If you have any further doubts about the examination, you can contact us or visit academy so that you can how to crack the prelim examination. We can give the detailed strategic knowledge to you. So actually, we are launching a batch for this prelim examination, technical examination. So new batches will be starting from 2nd of March. So we are conducting these batches for the about 60 days. So you can join these batches. So if you want to join these batches, you can call us or visit our academy. Okay. So that's it from our side, students. So I think there is no more questions. We are stopping here. सर नीलेश सर, हाँ, exactly. किस कोई स्टूडेंट को डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो मुझे फेसबुक वगैरह पे भी वो मैसेज कर सकते हैं, नीलेश आगाशे करके मेरा फेसबुक का अकाउंट है। ओके ओके, हाँ सर का भी अकाउंट है फेसबुक पे। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग मैसेज कर एग्जामिनेशन, दीजिए। जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ डाउट रहते हैं पर्सनल लेवल के, मैं उनके सॉल्व कर सकता हूँ। ओके ओके, सो if you have any doubt, as sir said, if you have any doubt, you can contact or ping sir on Facebook. So as per his time allowed, he will answer your question, answer your doubts, correct? So you can ping sir, correct? So we are stopping here. So the session is ended, and thank you all. Thank you, sir. Thank you, Nilesh sir, for inviting me here and giving me such a beautiful opportunity to share my knowledge. Thank you. You're welcome, sir.